दुनिया भर में तकरीबन 165-70 मुल्क ऑलरेडी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सारे मुल्क भर में आज 80 डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गए और आगे बढ़ेंगे। ट्रैवल एडवाइजरीज आ चुकी, ट्रेन सर्विसेज बंद हो गई, बसेस अभी भी इंटरस्टेट कुछ चल रही हैं। ये जो सारे स्टेप लिए जा रहे हैं यही हमें बचाने वाले हैं। अगर ये लॉकडाउन ना हो तो इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है और आपको बुखार और खांसी के अलावा गले में दर्द होना और सांस चढ़ना शुरू हो सकता है। फ्लू में ऐसा नहीं होता, फ्लू में सांस नहीं फूलता अनलेस के किसी केस में निमोनिया हो जाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप टेस्ट कराने की सिचुएशन में नहीं हैं या आपका टेस्ट कर ही नहीं रहा कोई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि आप ये टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी लिमिटेड केसेस में अभी किया जा रहा है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप कम से कम 2 हफ्ते, प्रोबेबली मोर, अगर आप लॉकडाउन कर लेते हैं, प्रॉपर लॉकडाउन मीन्स प्रॉपर लॉकडाउन, तो हो सकता है कि हम डिजीज पे कंट्रोल पा लें, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होगी। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रमित। कोरोना का संकट इस वक्त दुनिया भर पर भारी है और ये संकट लगातार जो है मौतें इसकी वजह से हो रही हैं, इससे संक्रमित लोग हो रहे हैं और इस वक्त कोरोना से बचना, कोरोना को हराना, कोरोना को धोना ही सबसे बड़ा टास्क बना हुआ है दुनिया भर के सामने। और कोरोना को कैसे धोना है ये जानने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन और लंग ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर MS कंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवर साहब, स्वागत है आपका। वेलकम। कंवर साहब, ये कोरोना का संकट जिस हिसाब से बहुत बड़ा संकट है, कैसे इससे लड़ा जाए, कितना बड़ा ये संकट है, लोगों को जरा समझाएं। देखिए, इस वक्त सिवाय कोरोना के किसी की जुबान पे कुछ और है नहीं, किसी के जहन में कुछ और है नहीं जी। और अखबारों में, टीवी पे या घरों में या ऑफिस में, जो भी ऑफिस को खुले हैं, हमारे हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, सिवाय कोरोना के और कुछ ना तो बात हो रही है ना कुछ और काम हो रहा है। रीजंस आर सिंपल, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 165-70 मुल्क ऑलरेडी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कई मुल्कों में तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। चाइना से शुरू हुई, बहुत भयानक तरीके से शुरू हुई, लेकिन इस वक्त जो हालात इटली में हैं वो और भी ख़राब हैं और स्पेन में भी बहुत ख़राब हैं। USA में भी बहुत तेज़ी से नंबर्स बढ़ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में USA में नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी ये सारे स्टेज 3 और किसी जगह में स्टेज 4, इटली में फॉर एग्जांपल स्टेज 4 पे डिजीज़ है और कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अभी डिजीज़ या तो कुछ पकड़ में आई है, कुछ रुकी हुई है। और हिंदुस्तान में भी ऐसा है कि चाहे उसको हमारी किस्मत समझिए, चाहे उसमें शायद मौसम का इतना हाथ ना हो, लेकिन शायद हो भी, लेकिन ये जो हमारे लॉकडाउन्स हो रहे हैं सारे मुल्क भर में, आज 80 डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गए और आगे बढ़ेंगे। ट्रैवल एडवाइजरीज आ चुकी, ट्रेन सर्विसेज बंद हो गई, बसेस अभी भी इंटरस्टेट कुछ चल रही हैं। ये जो सारे स्टेप लिए जा रहे हैं यही हमें बचाने वाले हैं। ये आप याद रखिए इस बात को, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन ना हो तो इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लॉकडाउन करके भी हम कोई कंप्लीटली रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देंगे तो हम कहते हैं कि डोंट लेट द कर्व गो स्टीप हाई, लेट इट फ्लैटन डाउन। मतलब ये है कि अगर एकदम से नंबर बढ़ गए बहुत ज़्यादा तो ना तो हमारे पास इतने हॉस्पिटल बेड्स होंगे, ना ही इतनी टेस्टिंग किट्स होंगी, ना ही इतने क्रिटिकल केयर बेड्स होंगे, ना ही इतने वेंटिलेटर्स होंगे और ना ही इतनी मैन पावर होगी। तो बचाएंगे कैसे?
बचाएंगे। सो अगर वो ही स्टीप कर्व ना बने, लोग इन्फेक्टेड हों, ओके, लेकिन अगर धीरे धीरे हों तो हम उनको संभाल सकते हैं और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं होने देंगे अगर ये चीज़ हो जाती है। इसलिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं स्टेट लेवल्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आई थिंक एग्जाम्पलरी है और हमें उसका पालन करना चाहिए। कोई सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। लेकिन अगर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए ही ये कर लेते हैं तो आप सारे मुल्क को एक तरीके से बचा रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस हिसाब से बाकी देशों से, चीन से इसकी शुरुआत हुई और इटली देखिए कैसे इसकी चपेट में आ गया, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और जो नॉर्मल इस सीज़न में इन्फ्लुएंजा वगैरह जो और भी बीमारियां हैं उनसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें इसको? देखिए, अब इन्फ्लुएंजा तो वैसे भी सीजनल इस टाइम पे होता ही है और उसके और इसके सिम्टम्स में फ़र्क ये होगा कि आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है और आपको बुखार और खांसी के अलावा गले में दर्द होना और सांस चढ़ना शुरू हो सकता है। फ्लू में ऐसा नहीं होता, फ्लू में सांस नहीं फूलता अनलेस के किसी किसी केस में निमोनिया हो जाए, तभी जाके सांस की शिकायत होगी। लेकिन इसमें, इस बीमारी में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है तो आप सिंपल फ्लू से डील नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए आपको विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको, डिक्टम ये है इस वक्त कि अगर आपको खांसी ज़ुकाम है तो आप खुद ही अपने आप को, चाहे डॉक्टर को दिखाएं या ना दिखाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, घर के मेंबर से भी दूर हो जाइए। लेकिन ये पॉसिबल, हम कहना आसान है, करना इतना पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में 15% सिचुएशंस ऐसी हैं, हाउस होल्ड ऐसे हैं या विलेजेस में ओपन घर ऐसे हैं जहाँ के आप आइसोलेशन में और या सेल्फ क्वारंटीन में जा सकते हैं इजीली। बाकी जगह तो एक एक कमरे में दो दो तीन तीन चार चार इंसान रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा? सो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल भी हैं। लेकिन अगर आप उस सिम्टोमेटिक हैं तो आपके पास अगर टेस्ट नहीं हुआ, अभी टेस्टिंग किट्स नहीं इतनी हैं और अभी टेस्टिंग भी बड़ी ही लिमिटेड हो रही है हिंदुस्तान में। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप टेस्ट कराने की सिचुएशन में नहीं हैं या आपका टेस्ट कर ही नहीं रहा कोई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आप की टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी लिमिटेड केसेस में अभी किया जा रहा है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए घर के फैमिली मेम्बर से भी। मुंह पे आप अपना मास्क यूज़ करें और ये ख्याल रखना है कि आपने हर जगह हाथ इधर उधर नहीं लगाना और सैनिटाइजर यूज़ करना है, बार बार हाथ वॉश करना है और आँखों पे, मुंह पे अपने इधर उधर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि जितना करेंगे आप उतना ही आप इन्फेक्शन को फैलाएंगे। हालांकि आपको पता नहीं है कि आपको सिंपल फ्लू है या कि कोरोना है, लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को वैसे ही आइसोलेशन में ले जाएं और अगर सांस बढ़ना शुरू होता है तो आप फौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, मिलिए। जी। चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, आप किट्स की बात कर रहे थे, आप टेस्टिंग की बात कर रहे थे। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि किट्स मंगाई जा रही हैं। अभी तक किट्स जहाँ जो लैब्स ऑलरेडी नॉमिनेट हो गई हैं कि यहाँ टेस्ट किए जाएंगे, वहाँ पे भी अभी किट्स पहुँची नहीं है सिवाय कुछ के, लेकिन पहुँच जाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली इसी हफ्ते पहुँच जाएंगी और टेस्टिंग ज़्यादा थोड़ी लिबरल कर दी जाएगी। विदेशों से बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, जो एनआरआईज हैं वही बार बार अलर्ट कर रहे हैं। जर्मनी से देखा हमने, अमेरिका से देखा, बहुत सारे देशों से वीडियोस आ रहे हैं, वो भारतीयों को अलर्ट कर रहे हैं। तो हम जिस हिसाब से कई तस्वीरें हमारे नेटवर्क पर भी सामने आई कि लोग अभी भी लॉकडाउन होने के बाद सड़कों पर बिल्कुल लापरवाह तरीके से हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को आप क्या सलाह दें? देखिए, जहाँ से आप दूसरे कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ भी जैसे अब जर्मनी में, आपने जर्मनी का जिक्र किया, 23,000 इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं जर्मनी में। देखिए, यूरोप एज ए होल हैज़ बिन अ लिटिल स्लो। अगर इतनी ज़्यादा थोड़ी ढील ना दिखाई होती, ज़्यादा मुस्तैदी बरती होती,
तो शायद यूरोप में इतनी तेज़ी से नहीं फैलता, खासकर सदर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में। अब जर्नी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर लॉकडाउन जो इंडिया में हुए हैं जिस तरीके से शुरू कर दिया है, अगर वहाँ कर दिया होता तो नंबर्स बहुत कम होते एज़ कम्पेयर टू जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। सो मेहरबानी करके ऐसे मत करिए, क्योंकि सारा किया हुआ एक ग्रुप ऑफ लोगों का आप कोई थोड़े से लोग ख़राब कर सकते हैं। अगर बीमारी उनमें फैल जाए, उनसे फिर आगे के आगे फैलती चली जाएगी। ज़रूरी सेवाओं के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जैसे मीडिया कर्मी हैं या पुलिस वाले हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का चलो हम बाद में बात करते हैं, जो ज़रूरी सेवाओं के लिए बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या बातें होनी चाहिए, और जो वायरस अगर किसी को इन्फेक्ट कर चुका है तो उसके लिए आगे वैक्सीन या फिर दवाई या उसको कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में ज़रा। देखिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं खासकर, उनका रिस्क तो ज़्यादा है ही, बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर जो हॉस्पिटल्स में कोविड-19 की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं और उनको बार बार देखने जा रहे हैं, जितने मर्जी प्रोटेक्टिव गियर्स आप यूज़ कर रहे हैं, रिस्क तो उनमें ज़्यादा है ही। और अब ये देखिए कि एक स्टैट आया था कि हेल्थ केयर वर्कर्स में तकरीबन 8-9% चांस इन्फेक्शन का है। हालांकि प्रोटेक्टिव गियर्स तो यूज़ कर ही रहे हैं, सो इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैक्सीन की जहाँ तक बात है, देखिए वैक्सीन पे पहले ट्रायल्स होंगे, सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे उससे पहले, फिर ट्रायल्स होंगे, फिर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन की जाएगी। इस सारे में वक्त लगता है। हालांकि आपको मैसेजेस दिख रहे होंगे शायद कहीं ना कहीं कि वैक्सीन तैयार हो गई, ये हो गया। जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन होके आपके सामने नहीं आ जाती और आप लाखों क्या मिलियंस ऑफ लोगों को आप दे नहीं पाते, तब तक उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रह जाएगी ना, उसमें 1 साल तो लगेगा। अच्छा, जिस हिसाब से भारतीयों की तरफ, जो एनआरआईज हैं उनकी तरफ से अलर्ट किया जा रहा है कि भारत वालों ज़रा सावधान हो जाओ, ये वायरस जो हम हंसी में उड़ा रहे हैं, ये वैसी बात नहीं है। इन सब बातों के बीच क्या लॉकडाउन जो है वो इनफ है? लॉकडाउन में जो लॉकडाउन के बाद लोग जो घरों में रह रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? देखिए, लॉकडाउन होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि 31 मार्च के बाद में लॉकडाउन आगे नहीं रहना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि ये एक्सटेंड किया जाएगा, कम से कम 1 हफ्ता और एक्सटेंड होगा, और शायद और भी ज़्यादा एक्सटेंड होगा। किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा कि तब तक नंबर्स किधर जा रहे हैं। जैसे जैसे फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं, हमें ये पता चलेगा कि हम स्टेज 3 को लिमिट रख रहे हैं, अर्ली स्टेज 3 में हैं, या कि काफ़ी स्टेट्स तो भी स्टेज 2 में ही हैं। तो हम इसको आगे लिमिट कैसे कर पाते हैं? अगर 14 दिन के लिए आप सारे मुल्क को आइसोलेट कर दें, क्वारंटीन कर दें, एक दूसरे से इन्फेक्शन ना होने दें, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद ही सोचोगे कि जिसको बीमारी होनी थी उसको सिम्टम तो शुरू हो गए, जिसको सिम्टम शुरू हो गए, ज़्यादा सिम्टम है, वो तो अपने आप ही आइसोलेट हो गया या हॉस्पिटलाइज हो गया या व्हाटएवर। वो सिचुएशन 14 दिन के बाद में बड़ी क्लियर हो जाती है, ताकि हम ये सोचते हैं कि नए इन्फेक्शन नहीं हो रहे। तो लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा अपना ख्याल है कि 1 हफ्ता और एक्सटेंड होगा, और वो डेली के नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अगर एकदम से डिजीज टेक ऑफ कर जाती है तो आपको लॉकडाउन बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिजीज को स्टेबलाइज कर लेते हैं, कर्व जो है उसको फ्लैटन कर लेते हैं, तो आपको बीच बीच में रिलीज किया जा सकता है उस लॉकडाउन को, ताकि थोड़ी सी उसका इफेक्ट भी देखा जा सकता है कि क्या ऐसा करने से कुछ दोबारा से स्पर्ट तो नहीं होगी कि आप लॉकडाउन छोड़ा है और एकदम से केसेस दोबारा स्पर्ट होने शुरू हो गए। लेकिन अगर आप कम से कम 2 हफ्ते, प्रॉबेबली मोर, अगर आप लॉकडाउन कर लेते हैं, प्रॉपर लॉकडाउन मीन्स प्रॉपर लॉकडाउन, तो हो सकता है कि हम डिजीज पे कंट्रोल पा लें, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होगी। अभी जो है वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल है, आप कह रहे हैं कि इसको टाइम लगेगा। इस बीच अगर कोरोना से उबर कर कोई मतलब ठीक भी हो रहा है, तो क्या बाद में भी वो संक्रमित हो सकता है?
अभी तक हमें ये भी मालूम लगे पड़ गया है कि शायद अगर एक म्यूटेशन हो चुकी है तो उसका नाम भी दिया गया है एल म्यूटेशन एंड एस म्यूटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में ये डर हो जाता है कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं अगर एक म्यूटेशन की है, दूसरी म्यूटेशन को हम नहीं कवर कर रहे हैं, तो पार्शियली इफेक्टिव होगी या कई लोगों में होगी, कई लोगों में इफेक्टिव नहीं होगी। सो वैक्सीन बनाने वालों को भी इस वक्त बड़े ध्यान से वो दोनों म्यूटेशंस को कवर करना होगा ताकि वैक्सीन वाकई में रियली इफेक्टिव हो सके। हमसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि इस बीमारी से बचने के लिए और क्या कर सकते हैं हम, क्या कोई ऐसी दवाई है जिसके इस्तेमाल करने से हम बीमारी से बच सकें। तो अभी कोई प्रूफ सामने नहीं आए हैं, लेकिन एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं और कई जगह से ये रिपोर्ट्स हैं, एक जगह से नहीं है। चाइना से भी है, कोरिया से भी है, यूरोपियन कंट्री से भी है, फ्रांस से भी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उसको डिटेल्स में देखें तो छोटी मोटी रिपोर्ट्स हैं, कोई कंट्रोल्ड बड़ा ट्रायल नहीं है जिसके बेस पे हम एम्फेटिकली कह सकें कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन सजेशंस जो हैं और जिसकी आईसीएमआर ने भी रिकमेंडेशन की है, तो वो ये है कि आप HCQS टैबलेट होती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, या उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है जो क्लोरोक्विन हम आम मलेरिया में यूज़ करते हैं। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या डोज में करना है वो डिपेंड करता है कि आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या कि आम जनता है। तो वो डोजेस भी अभी क्लियर कट नहीं आई हैं। ये डोज मलेरिया में तो ठीक है, लेकिन अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तब तो आपको ये गोलियां डेली लेनी पड़ेंगी। इनिशियली लेके तो हर रोज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और कब तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी? प्रॉबेबली जब तक ये रिस्क बहुत हाई है। अभी ट्रायल्स जो शुरू हो चुके हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने शुरू किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा अमेरिका में शुरू हुए हैं, और भी छोटे कई ट्रायल्स हो रहे हैं, जिससे कि वैक्सीन्स पे बहुत ट्रायल्स हो रहे हैं। आई मीन प्रॉबेबली 3 दर्जन जगह पे ट्रायल हो रहे हैं। और इसी तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे भी ट्रायल हो रहे हैं। और भी दवाइयां हैं, रेमडेसिविर है, यहाँ एक लोपीम्यून कॉम्बिनेशन होता है लोपिनाविर और रिटोनाविर का, उसके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं। लेकिन आया कि उसका फ़ायदा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये क्लियर कट नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी तो देखने वाली है, जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स भी आते हैं ट्रायल्स के मेडिसिन्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, तो आपको कई बार उनको देख के ही अपने जजमेंट्स लेनी चाहिए और पेशेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, जिसमें अगर चांस है ठीक फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो यू हैव टू एयर ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी। मतलब कि इन दैट सिचुएशन आपको बेहतर है कि दवाई दे दी जाए। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो साल 2 साल में 3 साल का जिसका कोर्स है कि जी वो हमारे पास ट्रायल्स के वेट करने का वक्त है, हम सोच लेंगे दवाई लें या नहीं लें। नहीं, लेनी है तो अब लेनी है, क्योंकि आपके पास वक्त है कितना। एक और बात यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने तजुर्बे के हिसाब से आप बताइए कि ये जो इस वक्त दुनिया पर त्रासदी आ गई है, ये किस तरफ इशारा करती है? आपने इससे पहले भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन ये क्या त्रासदी? इससे पहले सार्स के टाइम पे और 2003 का टाइम था, और H1N1 का जो बहुत स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैला। अभी भी स्वाइन फ्लू के केसेस हम देखते ही हैं। जब ज़्यादा स्वाइन फ्लू एक पीक कर रहा था, तब हम वही एहतियात बरत रहे थे जो इस वक्त हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि उसकी भी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कोविड-19 की है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट तकरीबन उसका भी ऐसा ही है जैसा कि कोविड-19 का, लेकिन उसके नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए इतनी दुनिया में हलबली नहीं मची। बर्ड फ्लू भी हो चुका, लेकिन जो डायरेक्ट कंपैरिजन अब लोग हिस्टोरियंस भी लगा रहे हैं, वो इस चीज़ से लगा रहे हैं कि जो
102 साल पहले 1918 और 1919 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था वो दुनिया में फैल गया था और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन को उसने इन्फेक्ट कर दिया था। 50 से 70 मिलियन लोग यानी 5 से 7 करोड़ लोग बच नहीं पाए थे। और वो वर्ल्ड वार 1 के फौरन बाद का वक्त था, इम्यूनिटी भी लोगों की कम थी, इतनी न्यूट्रिशियस चीज़ें भी नहीं मिल रही थी, शॉर्टेजेस थी और मेडिसिन्स भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा एलेबोरेट फार्मेसी की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। लेकिन उन दिनों में इतनी ट्रैवल भी नहीं थी, कहाँ ट्रैवल थी। लोग म्यूल्स पे या घोड़ों पे क्रॉस करते थे, जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती थी, या शिप में ट्रैवल करते थे। उसके बावजूद वो इतना फैल गया था। और फिर 1918 में हुआ, बहुत पीक पे गया, फिर कम हुआ, फिर 1919 में दोबारा आया। आपने ये सवाल किया था कि क्या दोबारा भी आ सकता है, तो 1919 में दोबारा आया और दोनों की जो टोटल उस वक्त मोर्टेलिटी फिगर्स थी वो मैं अभी बता के हटा हूँ आपको। सो हमें बड़ा लंबे अरसे के लिए बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। ये त्रासदी इनिशियली निकल भी गई, तब भी हमें बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा सारी दुनिया को। स्टेजेस के बारे में बात हो रही है। चाइना से जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब केसेस वहाँ पर ना के बराबर, मतलब डेली बेसिस पे ना के बराबर रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो स्टेजेस के लिहाज से भारत कहाँ खड़ा है? स्टेज 2 में तो है ही खैर, लेकिन किसी किसी जगह पे स्टेज 3 के भी लक्षण दिख रहे हैं कि इस एरिया में हमें ये नहीं मालूम है कि कहाँ से कांटेक्ट था। स्टेज 3 का मतलब ये है आपने एक केस को डायग्नोज किया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो इनफैक्ट किससे हुआ। अगर आप उसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं कि इसका कांटेक्ट वहाँ से हुआ या किसी जो कोई ट्रैवल करके आया है उससे हुआ, अगर आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते और केसेस एकदम से होने शुरू हो जाते हैं, उसको आप अर्ली स्टेज 3 कहेंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फुल फ्लैज स्टेज 3 कहेंगे। जिस हिसाब से किसी ने ब्लॉग भी लिखा था कि अगर ये जो फ्लू है, ये जो वायरस है, भारत से शुरुआत होती इसकी, भारत में ये पैदा होता, भारत से फैलता, तो फिर तो स्थिति बद से बदतर हो जाती। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, आप जानते हैं कि चाइना में किस हिसाब से शुरू हुआ और दिसंबर में इन्फेक्शन तो हो गया था, लेकिन उनको ये एस्टेब्लिश करने में, फिर उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि वाकई में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रही है, उसमें मैं सोचता हूँ कि 3 हफ्ते की डिले थी। और मैं ये भी समझता हूँ कि WHO ने भी इसमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में अबाउट 3 हफ्ते की डिले की है। अगर हिंदुस्तान से ये चीज़ शुरू हुई होती तो उसी तरह आग लगती जैसे वुहान या सिटी में, या जो हुबई प्रोविंस था उसका, जिस तरीके से वहाँ से हुआ। और यहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, या जो लोगों के पॉकेट्स हैं जहाँ पे बहुत ही क्लस्टर्स हैं, अगर वहाँ पे फैल जाता तो यहाँ भी वही सिचुएशन होती, शायद उससे भी ख़राब होती। लेकिन यस, आई थिंक हमें चौकन्ना होने का वक्त मिला, लेकिन वक्त तो सबको मिला। 200 कंट्रीज हैं अगर तो सबको वक्त मिला, लेकिन उसको किस तरीके से उन गवर्नमेंट्स ने एक्चुअली अप्लाई किया और उसको एनफोर्स किया, उस पर डिपेंड करता है कि आगे जाके रिजल्ट्स क्या निकले, इन्फेक्शन रेट क्या था, या कितने लोग बचा पाए, मरने से बचा पाए। ये सक्सेस और फेलियर का एक तराजू होगा। सरकारों को अब आगे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम है, हाइजीन का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, या आइसोलेशन का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, या जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, मैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड से मैं एग्री नहीं करता। मैं उसको
फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहूँगा। अरे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे है? सोशल डिस्टेंसिंग तब होती है कि आपको दुनिया में क्या हो रहा पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए। एक्चुअली इस वक्त हम सोशल डिस्टेंस तो कम हो रहा है, क्योंकि जितना इस वक्त हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली और व्हाट्सएप में अनजाने लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको मैसेज शेयर कर रहे हैं, या कुछ अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी अच्छे मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड करने हैं जस्ट टू हेल्प अदर्स, वो जितना अब हो रहा है इतना तो पहले नहीं होता था। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है, हम कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ नॉट लेस देन 5 to 6 फीट। 2 गज का फासला रखिए, बाकी सारे प्रिकॉशंस लीजिए जो हम बात कर रहे हैं, क्लीनलीनेस, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, नॉट टचिंग योर माउथ हियर एंड देयर, इधर उधर हाथ नहीं लगाएं। और आप अगर सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं, आपको अगर सिम्टम शुरुआत ही हुई है तो सेल्फ आइसोलेट करें। अगर सांस चढ़ना शुरू हो जाता है तो अपने डॉक्टर को फौरन कांटेक्ट करें। तो ये इतना अगर हम कर लेते हैं, और नेशनल लेवल पे लॉकडाउन तब तक जारी रहे जब तक ये बीमारी पे कुछ कंट्रोल नहीं, अच्छा ग्रिप नहीं बन जाता, तब तक अगर ऐसा हम सब कर लेते हैं तो मैं सोचता हूँ हम इस बीमारी पे कंट्रोल करेंगे। मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, और क्रिटिकल केयर में हमें ऑप्टिमिस्ट ही रहना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें वाकई में हम ठीक से कर लेते हैं तो हमारी वो हालत नहीं होगी जो कई मुल्कों में हो रही है। डॉक्टर कितना सेफ है इस वक्त, क्योंकि डॉक्टर जो है इलाज भी कर रहे हैं, उनको अपनी सेवाएं भी देनी है, और कई जगह से डॉक्टरों की शिकायतें सामने आई हैं कि उनके लिए ज़रूरी सामान तक नहीं है। PPE जो हम कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर वो आपके पास हॉस्पिटल्स के पास में एडिक्वेट नंबर्स में नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि उनको डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने का, फिजिकल टच का, एग्जामिन करने का बिल्कुल भी नहीं मौका देना चाहिए, क्योंकि उससे आप एक इनवाइट कर रहे हैं कि आपका किसी अपने जो हेल्प करना चाहता है पेशेंट की, उसी को आप संकृत कर लेंगे तो आगे क्या चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि बिना प्रोटेक्टिव गियर्स के डॉक्टर्स एग्जामिन ना करें, नहीं तो उनके ऊपर मैं ऑलरेडी फिगर्स बता चुका हूँ कि उसके होने के बावजूद भी रिस्क ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं होना चाहिए जिसमें आपके हेल्थ केयर वर्कर्स ही जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बच पाएंगे, वही अगर बैठ गए तो आगे क्या चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर MS तंवर, जिन्होंने बताया कि कोरोना आखिर क्या त्रासदी है भारत के लिए, देश के लिए, और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे कोरोना को धोना है। कैमरामैन अनिल के साथ श्रमित, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी, दिल्ली।